दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आप सबके साथ काफ़ी डिटेल में बात की और बताया कि 1947 में देश के बंटवारे के वक़्त अलवर और भरतपुर में बहुत ऑर्गेनाइज़ तरीके से मेवातियों के खिलाफ, मेवों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। एक धाड़ बनाकर एक मॉब के फॉर्म में मेवों के गांव जला दिए गए। लाखों बीघा ज़मीन मेवों की छीन ली गई। हज़ारों मेव इस बंटवारे के वक्त की हिंसा में मारे गए। लाखों लोगों को जबरन अलवर और भरतपुर में भगा दिया गया। हजारों लोगों का शुद्धिकरण किया गया। औरतों के साथ हर तरह के जुल्म और अत्याचार हुए और इन सभी कारणों की वजह से जो हिंसा, जो डर अलवर और भरतपुर रियासतों ने पैदा किया, उसके कारण कुछ लोग, कुछ मेव तो पाकिस्तान चले गए, लेकिन उस वक्त अधिकांश मेवों की और मेवात के लोगों की ये इच्छा थी कि वो भारत में रहें और वो कभी भी पाकिस्तान जाने की उनकी कोई मंशा नहीं थी। इसीलिए उस वक्त मेवात के बड़े लीडर, चाहे चौधरी यासीन हो, अब्दुल हई हो, चौधरी हिमता हो या बाकी और भी जो मेवात के लीडर थे उस वक्त, उन सब ने ये तय किया कि हम इस मसले को कि हमें ज़बरदस्ती अलवर और भरतपुर से निकाला जा रहा है, हमारा सफाया किया जा रहा है और हमें पाकिस्तान भेजने की एक नाकाम कोशिश की जा रही है। तो इसीलिए जब ये सब हुआ तो मेवात के लीडर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से मिले, विनोबा भावे से मिले, गांधी से मिले, सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिले और इसके बाद जब उन्होंने काफ़ी एफर्ट्स किए तो फाइनली गांधी 19 दिसंबर 1947 को गांधी ग्राम घासैड़ा आते हैं। उनके साथ साथ उस वक्त पंजाब के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, गोपी चंद भार्गव, रणबीर सिंह हुड्डा, विनोबा भावे जैसे लोग 19 दिसंबर 1947 को घासैड़ा आए और घासैड़ा आने के बाद उन्होंने मेवों को बहुत प्राउडली कहा कि मेव इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं, आप अपनी मिट्टी छोड़कर ना जाएं। खासकर जब गांधी, विनोबा भावे, गोपी चंद भार्गव, रणबीर सिंह हुड्डा जैसे लोगों ने ये दिलासा मेवों को दिलाई, ये कॉन्फिडेंस मेवों को दिया कि आपकी जान और माल की यहाँ रक्षा होगी, आप बराबर के हिस्सेदार इस मुल्क में होंगे। तो इसके बाद और ज्यादा मेवों का भारत में रहने का जो संकल्प था और मजबूती के साथ आगे बढ़ा। दोस्तों, ये बताता है कि मेव कितने इस मिट्टी से मोहब्बत करते हैं और इतने मुश्किल वक्त में भी जब इतना वायलेंस हो रहा था, हर तरह के अलवर रियासत और भरतपुर रियासत ने प्रोपेगेंडा चलाए, हथकंडे अपनाए, मशीन गन्स का यूज किया, धर्म परिवर्तन का सहारा लिया, वायलेंस किया, भीड़ के फॉर्म में गांव को जला दिया गया, लोगों को मारा गया। उसके बावजूद भी अगर कोई कौम हिंदुस्तान में रहना चाहती है और वो यहाँ के टॉप लीडरशिप से ये कहती है कि हमें हिंदुस्तान में रहना है और हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, हम मर जाएंगे लेकिन हम हिंदुस्तान छोड़ के नहीं जाएंगे, ये मेवों का और मेवात के लोगों का देशभक्ति का सबसे बड़ा सबूत है। अब सवाल ये है कि क्या उन मेवों के साथ, खासकर अलवर और भरतपुर में रहने वाले मेवों के साथ वो न्याय हो सका जिसकी गारंटी गांधी ने ली थी, नेहरू ने ली थी, विनोबा भावे ने ली थी, भार्गव ने ली थी, रणबीर सिंह हुड्डा ने ली थी। क्योंकि सबसे बड़ा मसला जब देश बट गया, वायलेंस कम हुआ, तो उसके बाद सबसे बड़ा जो मसला था वो जमीन का था। क्योंकि लाखों मेव, खासकर अलवर और भरतपुर रियासत में रहने वाले लोग अपनी जमीन और घर छोड़कर या तो मेवात के हिस्सों में रह रहे थे, कुछ ऐसे भी लोग थे जो पाकिस्तान जाकर वापस हिंदुस्तान आ गए थे। तो एक सबसे बड़ा सवाल ये था कि जिन लोगों को जबरन उनकी जमीन से, उनके घरों से निकाला गया, क्या उनको वो जमीन और वो घर दोबारा से मिलेंगे? लेकिन खास बात यह है जिसपे कभी किसी ने बात नहीं की कि 1947 के बाद भी मेवों के खिलाफ एक सिस्टमेटिक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन किया गया, उनके खिलाफ
बहुत बड़ी साजिशें रची गई और जो मेव जो जो जमीन उनकी थी, जो घर उनके थे, उन घरों का उनको मालिक नहीं माना गया, उनको न शरणार्थी माना गया। क्यों? क्योंकि वो लोग अलवर और भरतपुर में अपनी जमीन तो छोड़कर आ गए, लेकिन वो पाकिस्तान भी नहीं गए और ना ही उन्हें उनका अपने घर का मालिक माना गया और ना वो पाकिस्तान के शरणार्थी बने और ना ही वो भारत के फर्स्ट क्लास सिटीजन जो है वो बने। 1947 के बाद मेयों की खासकर 5 मेजर कैटेगरीज थी, जो एक बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम थी। पहली कैटेगरी वो उन मेयों की थी जो मेयो किसी खतरे के बावजूद अपने घरों से नहीं निकले, तो उनका तो कोई बड़ा इशू नहीं था। वो लोग अपने गांव और जमीन छोड़कर नहीं गए और वो उस वायलेंस में भी, उस पार्टीशन के वायलेंस में भी अपनी जमीन और अपने घर पर रहे। दूसरा, ऐसे बहुत से लोग थे जिन्हें जबरदस्ती पाकिस्तान भेजा गया, लेकिन वो लोग अब वापस आना चाहते हैं, तो उनके साथ सरकार क्या करेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। तीसरा, ऐसे बहुत से मेव थे जो घर छोड़कर गए, लेकिन वो बहुत जल्दी पाकिस्तान से भारत आ गए। और चौथी कैटेगरी वो थी जो अलवर और भरतपुर रियासत से निकलकर मेवात के बाकी हिस्सों में चले गए, अपनी जमीन और घर छोड़कर। और पांचवी कैटेगरी वो थी कि जिन्हें पाकिस्तान भेज दिया गया था, लेकिन वो कुछ समय बाद खुद वापस लौट आए। लेकिन इन सब में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी तीसरे, चौथे और पांचवें नंबर के कैटेगरी में। पहली वो कैटेगरी जो घर छोड़कर गए और जल्दी लौट गए। दूसरा, वो जो भारत के अन्य हिस्सों में चले गए, जो उस वक्त मेवात के अलग अलग हिस्सों में रह रहे थे। कोई भौंसी में रह रहा था, कोई सोना कैंप्स में रह रहा था, कोई अपने रिश्तेदारों के साथ रह रहा था। और तीसरा वो लोग, क्योंकि मेवों के साथ एक खास बात ये रही कि हजारों मेवाती पाकिस्तान जाकर भी वापस हिंदुस्तान आए, तो उनका अब क्या होगा, उनका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसका जब आगे सरकार जो है पुनर्स्थापना करेगी तो उसमें उनका क्या होगा। ये एक सबसे बड़ा मुद्दा था जो 1947 के बाद मेवों के साथ सामने आया। और मैं कैटेगोरिकली बता रहा हूं कि 1947 के बाद मेवों के लिए असली जो मुद्दा था वो जमीन का था, वो अपने घरों का था। क्यों? क्योंकि 1947 के बाद भारतीय सरकार ने मेवों की जो पुश्तैनी जमीन थी उसको एविक्वाई प्रॉपर्टी जो है वो घोषित कर दिया गया। और एविक्वाई प्रॉपर्टी वो संपत्ति होती है जिसका मालिक 1947 में भारत छोड़कर पाकिस्तान चला गया। लेकिन खास बात यह है कि ऐसे बहुत से मेवाती थे जो पाकिस्तान नहीं गए, वो एक्चुअली में या तो पाकिस्तान से वापस आ गए या उनकी जो है वो अलवर और भरतपुर छोड़कर मेवात के अलग अलग हिस्सों में रह रहे थे। अब लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ऐसे बहुत से मेव थे जो गए ही नहीं पाकिस्तान और दूसरे वो थे जो अपनी वापस आ गए। लेकिन सबसे दुखद बात यह थी कि उन सभी मेवातियों की जमीन को पंजाबी जो शरणार्थी यहाँ पे आए, हिंदू शरणार्थी आए, सिख जो शरणार्थी आए, उनको दे दिया गया, या जो स्थानीय जाट किसान थे उनको अस्थायी पट्टे जो है वो दे दिए गए। अब जब मेव वापस लौटे, जब वो वापस अलवर और भरतपुर जाना चाहते हैं, तो मेवों की जमीन किसी दूसरे को दी जा चुकी थी। और अगर आपकी जमीन और घर पहले किसी दूसरे को दिए जा चुके हैं तो अब एक बड़ा सवाल यह था कि जो लोग अब वापस अलवर और भरतपुर रियासत में बसना चाहते हैं, अपने दोबारा से अपने गांव और घर के पास जाना चाहते हैं, तो उनको कैसे जाकर बसाया जाएगा। तो आप सोचिए कि मेव कौम पाकिस्तान भी नहीं गई, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी ही जमीन, अपनी ही पुरखों की जमीन, अपने ही घरों में पराया हो गए। आगे जाकर सरकार ने एक योजना बनाई जिसको कॉम्पैक्ट एरिया प्लानिंग कहते हैं। तो सरकार ने एक योजना बनाई कि मेवों को उनके जो मूल गांव हैं जहां से वो लोग जिन गांव को उन्होंने छोड़ा है या जिस घर को उन्होंने छोड़ा है वहां ना बसाया जाए, बल्कि उनको अलग अलग इलाकों में और कुछ समूहों में बसाया जाए। मतलब उनको प्रॉब्लम थी कि उनको ना तो एक ही जगह पे बसाया जाए, उनको अलग अलग जगह में बसाया जाए, और दूसरा उनके जो खुद के मूल गांव हैं उसमें ना बसाया जाए। तो सवाल उठाए कि भाई ऐसा क्यों, अब इस तरह से क्यों कॉम्पैक्ट
एरिया की प्लानिंग कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि तो कानून व्यवस्था का डर है, दूसरा उनको डर है कि जब मेव वापस जाएंगे तो ऐसा ना हो कि आपस में हिंसा हो जाए या जाट मेवों के बीच में कोई हिंसा हो जाए या जाट राजपूत और मेवों के बीच में कोई हिंसा हो जाए। लेकिन सच्चाई ये नहीं थी। सच्चाई ये थी कि मेवों की जमीन को पहले ही दूसरे जो हिंदू सिख शरणार्थी आए उनको दिया जा चुका था। दूसरा, मेवों के हटाने का सबसे सुविधाजनक समाधान था कि मेवों को उन एरियाज में न बसाया जाए जो उनकी पुश्तैनी जमीन थी, जहां उनका पुश्तैनी घर था। एक और अहम बात ये थी कि मेवों के पुनर्स्थापना के मुद्दे को लेकर जो कांग्रेस की टॉप लीडरशिप थी, भारतीय सरकार की जो टॉप लीडरशिप थी, उसमें भी आपस में मनमुटाव था, संघर्ष था। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि मेव अपने पुराने गांव और जमीन पे लौटे। मतलब वो चाहते थे कि मेव जो भी मेव अलवर भरतपुर से अपने गांव और जमीन छोड़ कर आए, उनको वो जमीन मिले और वो घर भी उनको वापस मिले और उन्हें पूरे नागरिक अधिकार भी मिले और फर्स्ट सिटीजन जो है वो देश के रहे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू तो गांधी के जो किए गए वादे थे मेवों के साथ 19 दिसंबर 1947 को, वो उन वादों को निभाना चाहते थे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल और उस वक्त जो राज्य मंत्रालय थे वो चाहते थे कि मेवों को पहला तो अलग इलाकों में रखा जाए, मतलब कॉम्पैक्ट एरिया में रखा जाए। दूसरा, जो शरणार्थियों को जमीन दी जा चुकी है उसको वापस जो है वो छीना ना जाए। अब आप सोचिए कि उस वक्त गृह मंत्री और राज्य मंत्रालय चाहता था कि मेवों को वो जमीन ना मिले और शरणार्थियों से वो जमीन छीनी भी ना जाए। तो नतीजा ये हुआ कि फाइलें चलती रही, निर्णय टलते रहे और जमीन और मेव जो है वो अपनी ही जमीन, अपने ही घर होते हुए भटकते रहे। और 1947 के बाद भी खास बात यह है कि गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स बताते हैं कि अलवर और भरतपुर में बहुत सी मस्जिदें गिरा दी गई या उनको कब्जे में ले लिया गया। मेवों को अपने ही घर में लौटने नहीं दिया गया और कई मेवों को जो जमीन मिली वो या तो टुकड़ों में मिली या दूर दराज के इलाकों में। और यही कड़वी सच्चाई थी कि मेवों की जब पुनर्स्थापना की बात हुई और जो अफसर उसमें इन्वॉल्व थे वो वही अफसर थे जिन्होंने मेवों को 1947 में अलवर और भरतपुर से निकाला। तो सच ये है कि हम लोगों ने भारत को चुना, भारत मुल्क को चुना, गांधी की कॉल पर हमने अति मजबूती के साथ भारत को चुना। लेकिन देश के विभाजन के बाद, बंटवारे के बाद 1950 तक भी मेवों की स्थिति ये थी कि हजारों मेव अपने गांव के पास थे लेकिन अपनी जमीन के मालिक नहीं थे। वो मजदूर बने, वो बटाईदार बने या फिर वो बेघर हो गए। सच तो ये है कि मेवों के साथ पार्टीशन के बाद भी ऐसा व्यवहार हो रहा था जैसा 1857 के विद्रोह में जब मेवातियों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जैसा अंग्रेजों ने मेवों के साथ किया। आज मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि मेवात की कहानी सिर्फ 1947 या गांधी जी के घाटसड़ा आगमन की कहानी नहीं है। ये आज भी सवाल करती है, क्या आजादी सबके लिए बराबर थी? क्या मेवों के साथ किए गए वादे जो गांधी ने किए, भार्गव ने किए, विनोबा भावे ने किए, रणबीर सिंह हुड्डा ने किए, नेहरू ने किए या कांग्रेस की टॉप लीडरशिप ने किए, क्या उन वादों को पूरा किया गया? क्या मेव समाज को फर्स्ट सिटीजन के तौर पर माना गया? तो मेरा उत्तर है कि कम से कम 1950 तक तो मेवों के साथ अन्याय हुआ। मेवों को बराबरी का दर्जा नहीं दिया गया, ना ही मेवों को फर्स्ट सिटीजन के तौर पर माना गया। एक सच्चाई यह है कि आज भी मेवात को अपराध के नाम पर निशाना बनाया जा रहा है। मिनी पाकिस्तान जैसे अपमानजनक जो शब्द हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है और दिल्ली और गुरुग्राम के पास होते हुए भी आज भी मेवात देश का सबसे पछड़ा इलाकों में गिना जाता है। तो यही बताता है कि मेवों के साथ देश के बंटवारे के बाद भी आज तक न्याय नहीं हुआ और आज भी मेवात दिवस सिर्फ याद करने का दिन नहीं है। मेरी समझ से ये इंसाफ मांगने का दिन है, पहचान मांगने का दिन है और अपने बच्चों को सच बताने का दिन है कि हमने वतन से हम वतन के वफादार थे और रहेंगे,
लेकिन वफादारी के साथ हमें इंसाफ भी चाहिए। क्यों? क्योंकि मेवात जिंदा है, मेवात बोलेगा और मेवात अपना हक मांगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।